गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका गामा केमिस्ट्री जॉन में मोस्ट वेलकम है। और पिछली क्लास में हमने बात की थी अष्टफलकीय संकुलों में जो विपाटन हो रहा था वो कैसे हो रहा था। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करो। जितने ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, जितने आप लोग कमेंट करेंगे, उतनी ही हमें एनर्जी यहाँ पे प्राप्त होगी, उतने ही नए नए अच्छे वीडियो हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में बात की थी ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है उनमें विपाटन कैसे हो रहा था। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक ज़रूरी सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, और वो ये है आपका जो टाइम टेबल है वो चेंज हो गया है। बहुत से स्टूडेंट को ये पता नहीं है, आपका टाइम टेबल चेंज हो गया है। और आपके टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंज ये किया गया है कि पहले जो आपकी एग्ज़ाम दो फॉर्मेट में हो रही थी, मॉर्निंग और इवनिंग। तो मॉर्निंग में जो आपका टाइम टेबल था वो 7 से 8:30 एक पेपर, और दूसरा पेपर 8:30 से 10 बजे तक था। इवनिंग वाला जो शिफ्ट था उसमें आपका टाइमिंग था 3 से 4:30 और 4:30 से 6। तो जो इवनिंग वाला फॉर्मेट है, कई स्टूडेंट ने मांग की है कि हम लेट हो जाते हैं, ये है, तो उसको थोड़ा सा 1 घंटे पहले कर दिया। मतलब अब आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 से 3:30 और 3:30 से 5 बजे तक होगा। तो आप लोग टाइम टेबल को थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें चेंज किया गया है। तो हम लोग फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। पिछली क्लास में हमने बात की थी ऑक्टाहेड्रल में डी कक्षक समान ऊर्जा थी। जैसे ही लिगेंड आया इनका विपाटन हो गया, इनका बंटवारा हो गया, कौन सा कक्षक ऊपर चला गया, कौन सा कक्षक नीचे चला गया, ये बातें हो चुकी। एक बार फिर से आप लोग देख लो, जो dx² - y² है और dz² है वो लिगेंड के जस्ट सामने आते हैं। जब लिगेंड मेटल से बॉन्ड बनाने आता है तो उसके सामने कौन सा कक्षक आता है, dx² - y² और dz²। इसलिए इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। ये बातें हम कर चुके थे। और आज हम बातें करने वाले हैं CFSE, और इसका मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है ये CFSE होती क्या है। तो देखना ध्यान से, CFSE होती क्या है। आपने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लिया, जब इनकी ऊर्जा समान है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ आ गया, चौथा इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा लिगेंड के ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है विपाटन के बाद, उसके दौरान इलेक्ट्रॉन नीचे भी जा रहा है और इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा रहा है। तो देखना ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन नीचे जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण जो हो रहा है, इसके दौरान कुछ मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और उसी ऊर्जा को कहा जाता है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा। ठीक है, तो ये CFSE की बात हो गई। अब आप लोग कैलकुलेट कैसे करोगे CFSE को, तो वो भी देख लो। CFSE ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला आपका ये है -0.4 del O प्लस 0.6 XY प्लस P कह दें या पाई कह दें, एक ही बात है। ये CFSE ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से CFSE आपकी कैलकुलेट आसानी से हो जाएगी। अब कैसे होगी वो आप लोग देखो एक बार। -0.4 ये वाला आपका गैप हो गया, एनर्जी लेवल हो गया, प्लस का 0.6 ये वाला हो गया। यहाँ पे x क्या है और y क्या है। x बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g ऑर्बिटल्स, T2g ऑर्बिटल्स, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम x कह रहे हैं, और y बराबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
ईजी ऑर्बिटल्स, इन ईजी ऑर्बिटल्स मतलब ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को हम y कह रहे हैं, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को हम log x कह रहे हैं। यहाँ से हमारी CFSE कैलकुलेट हो जाएगी, x का पता चल गया, y का पता चल गया, डेल ओ तो हमारा है डिफरेंस इन ऑक्टाहेड्रल, p या पाई, कुछ बुकों में आपको p मिलेगा, कुछ में पाई मिलेगा, दोनों ही ठीक है। इसका मतलब क्या है, पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा, इसकी भी हम बात करेंगे। मतलब जितने आपके पास जोड़े मिले इलेक्ट्रॉन के, पेयर आपको मिले, उतने ही आपको लिख देने हैं, ठीक है। तो देखो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मान लो हमारे पास टाइटेनियम +3 कंपाउंड है, टाइटेनियम +3 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3d1, मतलब डी कक्षक में, ये सब जानते हो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप लोग। जब टाइटेनियम नॉर्मल अवस्था में होता है तो 3d2 4s2 होता है, +3 में d1 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हमारा आ गया। अब आपको CFSE कैलकुलेट करनी है, कैसे करोगे, देखो भाई फॉर्मूला आपका CFSE का माइनस का 0.4x कितना है 1, प्लस का 0.6y कितना है 0, एक भी नहीं ऊपर, डेल ओ प्लस p पेयरिंग एनर्जी, युग्मन है कोई नहीं, 0 है ये वाला 0, तो कितना माना है आपके पास माइनस का 0.4 डेल ओ आपका CFSE आ गया। ऐसे आपको CFSE कैलकुलेट करनी है। अब मान लो आपको कंपाउंड दे दे वेनेडियम +2 या वेनेडियम +3, तो वेनेडियम का नॉर्मल कंडीशन में विन्यास क्या होता है 3d3 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने बचे अब 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन का कैसे निकालोगे आप, ये लो जी 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, वही फॉर्मूला आपका 0 माइनस का 0.4x, x कितने हैं आपकी बार 3 आ जाएंगे, ऊपर कोई नहीं है सेम रहेगा, युग्मन भी कोई नहीं है 0 रहेगा, ठीक है। अब 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका माइनस का 1.2 डेल ओ, ये आपका युग्मन CFSE आ गया, युग्मन आपका 0 रहेगा। तो ऐसे आपको D1 से लेके D2 D3 D4 D5 D10 तक आप लोग CFSE निकाल सकते हो। अब इसमें ध्यान ये रखना, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन 4 आ जाए, अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे, कहीं भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर। अगर आपका लिगेंड स्ट्रांग है, पिछले लेक्चर में बात हो चुकी, स्ट्रांग लिगेंड ज़्यादा रिपल्सन करेगा, गैप को बढ़ा देगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे युग्मित हो जाएगा, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन को गुणा करेंगे इससे, जब स्ट्रांग लिगेंड होगा तो। और वीक होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर। चलो हम बात कर लेते हैं वीक लिगेंड की। मान लो आपके पास वीक लिगेंड है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, D4 सिस्टम आपका, D4 सिस्टम, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर। अब देखना ध्यान से, -0.4x मतलब -0.4x कितना हो गया 3, प्लस 0.6y कितना 1, प्लस p, ठीक है, ये आपका डेल ओ है। अब देखो कितना हो गया, माइनस का 1.2 प्लस का 0.6 डेल ओ प्लस p, कितना बचा माइनस का 0.6 डेल ओ, पेयरिंग कोई है नहीं अपने पास, 0 है, ना भी लिखे तो भी चलेगा। तो ये आपकी CFSE आ गई। तो ऐसे आप लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, D1 से लेके D10 तक आप लोग CFSE का मान ज्ञात कर सकते हो। अब एक बात ध्यान से सुनना आप लोग, अगर आपका कोई D0 सिस्टम है, D इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो CFSE का मान क्या होगा 0। दूसरी बात, अगर आपके पास D5 सिस्टम है और D5 में लिगेंड वीक है, आपका कमजोर लिगेंड है, तो 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर। इस कंडीशन में भी आपकी CFSE 0 होगी। कैलकुलेट कर लो, 3 × -0.4 माइनस का 1.2 डेल हो गया, ऊपर 2 आएंगे, ये भी प्लस का 1.2 डेल हो गया, CFSE 0 आ गई। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है D10, तो भी आपकी CFSE क्या आएगी 0। कैलकुलेट करके देख लेना। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2.4 डेलो, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2.4 डेलो, तो आपकी CFSE क्या हो जाएगी 0। तो D0 सिस्टम, D5 सिस्टम और D10 सिस्टम, इनके लिए CFSE का मान क्या होगा 0 होगा।
तो ये हमारी बात हो गई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, अष्टफलकीय संकुलों के लिए। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स के लिए, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए। तो देखना सुनना ध्यान से, पूरा यूनिट क्लियर हो जाएगा आपका यहीं पे, क्योंकि इसमें मेजर पोर्शन यही है। अब देखो टेट्राहेड्रल में वही डी कक्षक है 5 प्रकार के, ऑक्टाहेड्रल में इनकी ऊर्जा बढ़ रही थी क्योंकि लिगेंड के सामने कौन आ रहा था, dx² - y² और dz²। टेट्राहेड्रल संकुल में लिगेंड के जस्ट सामने कोई सा कक्षक नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा पास जो कक्षक आता है वो आता है dxy, dyz और dzx। इसलिए इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। अब ध्यान ये रखना, जस्ट सामने नहीं आ रहा, प्रतिकर्षण यहाँ पे कम होता है, इसलिए ये गैप भी क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, प्रतिकर्षण हुआ लेकिन इसके इतना नहीं हुआ, इससे कम हुआ। इसीलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये जो विपाटन है ये ज़्यादा होता है टेट्राहेड्रल की तुलना में, ये गैप कम ही रहेगा। अब देखना ध्यान से, ऊपर कौन सा चला गया, dxy, dyz, dzx, वही वाला मान, सेम कॉन्सेप्ट। इसकी इस वाली जो एनर्जी को अपन क्या कहेंगे, -0.6 डेल्टी, इसको प्लस का 0.4 डेल्टी। अब आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, CFSE का मान कैलकुलेट आपको करना है। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, नीचे चला गया, वही आपका CFSE का फॉर्मूला, माइनस का 0.6x प्लस का 0.4 y डेल्टी प्लस पेयरिंग। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, गुणा कर दोगे आप, माइनस का 0.6 गुणा 1, आगे कुछ है नहीं, तो CFSE का मान कितना आ गया आपका, CFSE का मान कितना आ गया, माइनस का 0.6 डेल्टी टेट्राहेड्रल के लिए। तो ये तो D1 सिस्टम के लिए था। ऐसे आप लोग D2 के लिए निकालोगे, 2 से गुणा कर दोगे, D3 के लिए निकालोगे, 3 से गुणा कर दोगे, D4 के लिए निकालोगे, 4 से गुणा कर दोगे। ऐसे आप लोग टेट्राहेड्रल के लिए भी CFSE का मान कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अब इसमें ध्यान ये रखना आप लोग, टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड है, जैसे मान लो आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। और ऑक्टाहेड्रल में हमने बात की थी कि ये डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो नीचे जाएगा ऑक्टाहेड्रल में, अगर लिगेंड वीक है तो ऊपर जाएगा। टेट्राहेड्रल में ध्यान रखना, लिगेंड हमेशा 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 ऊपर ही जाएगा। ये डिफरेंस है दोनों में। ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में जो dx² - y² और dz² जो कक्षक हैं वो एकदम लिगेंड के सामने आ रहे थे, इसलिए प्रतिकर्षण ज़्यादा हो रहा था, इसलिए ये वाला गैप ज़्यादा बढ़ रहा था। ऑक्टाहेड्रल में ये बिल्कुल सामने नहीं आते लिगेंड के, थोड़ा सा साइड में रहते, इसलिए प्रतिकर्षण तो हुआ लेकिन कम हुआ, इसलिए ये वाला गैप क्या रहता है, कम ही रहता है। इसीलिए अगर लिगेंड स्ट्रांग भी है तो वो इस गैप को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाता, और तीसरा इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ चला जाता है, ऊपर। मतलब टेट्राहेड्रल में आपको इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करवाना है जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भरा जाए। ये वाली बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिगेंड जो है स्ट्रांग हो या वीक हो, उनका ज़्यादा कोई इफेक्ट होता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग CFSE कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे आपके साथ, एक अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। और ये जो आपके कमेंट वगैरह हैं, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। कमेंट किया करो दबा के, शेयर किया करो दबा के, इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, इससे हमें और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।